प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में मैं सबिहा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, अब तक जितने भी एपिसोड हम आपके लिए लाए हैं उन्हें देखकर आप इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे कि डीडी उर्दू की इस खास कोशिश का मकसद पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार के नए नए मौके के बारे में अहम और बेशकीमती मालूमात फराहम कराना है। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन क्वालिफ़िकेशन और हुनर के हिसाब से सही फील्ड चुनना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। नाजरीन, आज इस कड़ी में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के बारे में। साथ ही स्टार्टअप और इनोवेशन के दौर में क्या कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं, इस पर भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। नाजरीन, नौजवान हिंदुस्तान प्रोग्राम में आज हम कवर कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को, और इसी इदारे पर आगे की प्लानिंग पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा, जिन्हें सरकार पद्मश्री से भी नवाज चुकी है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत इस्तकबाल मैं आपका करती हूँ, और मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि अगर कोई नौजवान इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की दिल्ली की बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बाकी जो इदारे हैं, उनमें शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित की गई थी 1998 में, और पिछले 20-22 साल में इसने बहुत ही तरक्की की है। और अगर आज आप देखें कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 140 जो कॉलेजेस इसके साथ एफिलिएटेड हैं, इसमें से कुछ कॉलेजेस यहीं कैंपस में हैं और बाकी कॉलेजेस जो हैं एनसीआर रीजन में हैं। और जो मौजू है, जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उस पर देखा जाए तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे मैं अगर बताऊं, मास मीडिया के साथ ही शुरू करता हूं। मास मीडिया, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, एजुकेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, उसके अलावा कानून, जैसे बताया मैंने, लॉ, और मेडिकल के हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, और बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह की बहुत सारे जो वो एरियाज़ हैं उसमें हमारे कॉलेजेस हैं। और अगर आप मैं कई बार चैलेंज भी करता हूं कि कोई भी टॉपिक पे अगर सोचे तो हमारा इंस्टीट्यूशन आइदर यहाँ कैंपस में या फिर एफिलिएटेड मोड में जरूर होगा। यस सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही कम अरसे में जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एक नया मुकाम जो हासिल किया है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका जो दायित्व है, उसका क्या रोल है कि एक तो जो कौशल विकास, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है मोस्टली टेक्निकल है और मल्टी स्पेशलिटी है, तो रोजगार और स्किल और डोमेन में जो एरियाज है उसमें एक्सपर्टाइज, और उस जरिए एक आम जो नागरिक है या जो स्टूडेंट है उसको एक आत्मनिर्भर बनाना और उसको एक सक्षम बनाना, ताकि वो
वो रोजगार में कामयाब हो, और उसके साथ ही साथ वो एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, और हमारा जो देश है, हमारा देश की जो आर्थिक विकास के जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। अब सवाल आता है कि आपने पूछा कि इसका जो राज है, जो 20-22 साल में जो इसने इतनी तरक्की की है, उसका क्या राज है। तो मैं सोचूंगा कि जो हमारे फाउंडर्स थे, 4 फाउंडर्स थे, जब ये स्थापित हुई 1998 में, उनकी दूरदर्शी की सोच और उसके साथ साथ सरकार की जो सपोर्ट, हमारे चांसलर साहब की जो गाइडेंस, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो समय समय पे हमें गाइड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी में किस तरह के नए प्रयोग जो हैं वो किए जा रहे हैं, आप थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, ऐसा है कि 20-22 साल में जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है वो छुपी हुई है, और आज ये जो नई सोच है उसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और उसके अलावा स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक चीज़ें जो है बहुत उभर के आई हैं। पुराने ज़माने में आपने डिग्री कायम कर ली और आपको डिग्री की वजह से आपको नौकरी मिल गई, यहीं तक की जो सोच थी वो सीमित। यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं आईपी की, तो किस दिशा में अभी तक आपने सबसे ज़्यादा काम किया है सर? देखिए, मुझे यहाँ कोई 1.5 साल हुआ है जब से मैं यहाँ हूँ, और बहुत सारी इसी दौरान थोड़े से चैलेंजेस भी आए। जैसे आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1 साल से कोरोना की महामारी से हम जूझ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो वाइस चांसलर या जो लीडरशिप है, वो उसको एक फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी को प्रदान करनी होती है, जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका हम ख्याल करें कि कैसे हमारी जो है टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, उसको कैसे कंसोलिडेट कर सकें, उसको कैसे अपग्रेड कर सकें, उसकी हाउ कैन वी रेज द बार ऑफ दिस। और उसके अलावा अब मैं शुरू करूंगा, जैसे पिछले एक साल से मैं बता रहा था कि कोरोना की वजह से हमने पूरी कोशिश की है कि हम एक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सीमलेस हमारा जो एजुकेशन है, टीचिंग है, असेसमेंट है, एग्जाम्स है, इवैल्यूएशन है, वो चलता रहे। रिसर्च भी है, बिकॉज मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अंडर ग्रेजुएट से लेके PhD तक जो है वो डिग्रीज देती हैं, तो उनका काम चलता रहे। और उसके अलावा किस तरह से हम अपने जो बाकी स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, फैकल्टी है, फैकल्टी का कैरियर एडवांसमेंट बहुत देर से रुका हुआ था, वो पिछले 1-1.5 साल से हम उसको एक साइकिल पूरा कर पाए और अभी दूसरे साइकिल की तैयारी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम्स हैं, उनकी जो लैब्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। हम 2 नए स्कूल जो है वो स्थापित करने जा रहे हैं। हमने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड शुरू किया है, बेस्ट टीचर रिसर्चर अवार्ड शुरू किया है, और सरकार के साथ हम मिलके हमारी कुछ एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम थी, पेंशन स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ पुराने हैं, 2003 से पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, न्यू जो NPS है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको कैसे हम लागू करें, और ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ की कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सब स्टेक होल्डर को रखते हुए, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये सबको एक फॉरवर्ड लुकिंग लीडरशिप जो है वो हमें देनी है। और सिर्फ ये थोड़ा जो समय जो चल रहा है, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, और इस टाइम को कैसे हम यूटिलाइज करें और इस चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में बदलें, और शायद यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, बहुत बड़ी शिक्षा होगी। तो आने वाले समय में हम और कैसे बढ़ सकें
और कैसे सर तरक्की आपने कर सकते हैं। कोरोना काल की बात करी, उसी से जुड़ा एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ कि कोरोना काल 2 साल से दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है, पढ़ाई पर, स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर खासकर असर पड़ा है। और आईपी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो पिछले सेमेस्टर में बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही आगे प्रमोट किया गया है, तो इस कदम को कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो लाइफ साइकिल हैज़ टू गो ऑन, यू नो। उन बच्चों को अगले साल जाना है, उससे उनको फिर अगले साल जाना है। जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं उनको डिग्री हासिल करके पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, या नौकरी तलाशनी है, या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करनी है। तो उस जो क्रिया है, जो चक्र है, उसको हम रोक नहीं सकते। ये कहना गलत है कि उनको बिना एग्जाम के लिए हमने प्रमोट कर दिया। अगर आप देखिए तो मापदंड क्या थे? मापदंड थे कि उनकी जो कंटिन्यूअस असेसमेंट हो रही है बच्चों की, परफॉर्मेंस के आधार, उनकी परफॉर्मेंस, उसके आधार पे। दूसरा उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सेमेस्टर सिस्टम है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो पिछले सेमेस्टर में उन्होंने क्या अंक पाए, क्या उनका नतीजा था, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, तो उस बेसिस पे और उनकी जो कंटिन्यूस असेसमेंट है उनको जोड़ के क्यूमुलेटिव हमने उनको अपग्रेड किया या उनको पास आउट किया। और शायद उस समय के लिए जब ये बाकी चीज़ें फिजिकल मोड में पॉसिबल नहीं थी, मुझे लगता है कि यही एक सबसे बढ़िया तरीका था। और सिर्फ हमने नहीं किया, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए आज भी बाहर की जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें पूरे संसार से बच्चे आते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब में जो बच्चे आते हैं आज भी वो ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं। उनकी कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन चल रहे हैं। और ये जो नई वेव आई है उससे तो और भी लगता है कि ये समय जो है थोड़ी देर के लिए हमें इसी मोड से चलना होगा। और जैसे ही चीज़ें सुधरेंगी हम जो हमारा जो रेगुलर मोड है वो उस पे हम वापस जाएंगे। और शायद ये नई लर्निंग है कि पूरी ऑनलाइन भी सही नहीं है और पूरा फिजिकल भी जो है वो भी सही नहीं है। एक ब्लेंडेड मोड जो है, विन विन, जो हम बेस्ट ऑफ एवरीथिंग जो हम ले सकें, ऑनलाइन से ले सकें। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्लासरूम में सीखनी होती है और बहुत सारी चीजें क्लासरूम के बाहर भी सीखते हैं। तो उन दोनों को हम जोड़ सकें और आगे बढ़ सकें। सर मतलब मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूं, डिजिटल क्रांति में इसमें एक डिस्टेंस एजुकेशन का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को ये बताइए कि अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए आईपी यूनिवर्सिटी से तालीम लेना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? इस मुद्दे पे मैं कहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पिछले 15 साल से हमारे यहाँ वीकेंड कोर्सेज चल रहे हैं, वीकेंड कोर्सेज। और ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और अपने वीकेंड के टाइम पे अपने जो है हायर एजुकेशन को परसू कर रहे हैं। ये कोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर्स में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है। और एक हमारा बहुत ही यूनिक हमारा यूएसपी है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेंटर है। वो भी बहुत सालों से वीकेंड कोर्स जो एमबीए है, जिसमें हमने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और गवर्नमेंट से और म्यूनसिपैलिटी से, इसके अलावा एनडीआरएफ जो है और एनडीआरएफ से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, इस तरह के सब बैकग्राउंड के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और आपने देखा होगा कि पिछले समय में इस पे भी एक बहुत ही एम्फेसिस हुआ है। और आपने देखा हर रोज अस्पतालों में आग लग रही है और इस तरह के छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। डिजास्टर्स हैं, भूकंप है, डिजास्टर है, वाटर है, और ये जो टोर्नाडोज आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, ये सब जो है ये डिजास्टर। तो इसमें कैसे हम प्रिपेयर कर सकें, तो ये है। और मुझे लगता है कि जो हमारा एक्ट है, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एक्ट जो है, उसमें ऑल मोड्स ऑफ एजुकेशन का प्रोविजन है। और क्योंकि ये डिमांड भी है और ये कंटेम्पररी मेथड भी है, तो हम चाहेंगे कि इसको और हम बढ़ाएं। कि हाल ही में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है।
हायर एजुकेशन में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत ही एक नई सोच है जी। और नया कदम है जो बहुत कई सालों के बाद, लगभग 34-35 साल के बाद जी। ये पॉलिसी आई है। 35 साल। और इस पॉलिसी का जो सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि कैसे हम क्वालिटी की एजुकेशन की क्वालिटी करें कैसे निखारें। और एक जो स्टूडेंट है उसकी जो मल्टी डायमेंशन है जी। उसके जो उसको हम कैसे निखार सके, कैसे डेवलप कर सके और भारत को, हिंदुस्तान को हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में आप प्रोजेक्ट कर सके। क्योंकि देखिए, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जी। और हमारी यंग नेशन है ना, तो वी हैव सो मच टू डू, वी हैव सो मच टू कंट्रीब्यूट। तो इसको नज़र में रखते हुए ये जो नीति आई है, और इस नीति के 4-5 ही पिलर्स हैं। इक्विटी है, एक्सेस है, अफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, क्वालिटी है। तो ये सारे जो पिलर हैं इसको मध्य रखते हुए, और एक लिबरल एजुकेशन, आज तक हम क्या करते थे कि अगर आप इफ यू ज्वाइन एज अ डॉक्टर यू रिमेन एज अ डॉक्टर, बट टुडे आप डॉक्टर बनने के बाद अब इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। तो सर, इसका मतलब ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें जो युवा हैं उनके लिए कई विकल्पों को जो है वो शामिल किया गया है। ये मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद कदम सिद्ध होगा। अब देखिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ का अब ये एक उनका एक दायित्व बन सकता है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। और देखिए, कोई भी पॉलिसी है, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो वो सब हैं, वो तो कोई भी आप काम करेंगे उसमें आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार की सपोर्ट से और जो चीज़ें जैसे चीज़ें खुलेंगी, चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर होते जाएंगी और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो सारे हम भी यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने सारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हम कैसे एक टास्क फोर्स बना रहे हैं कि कैसे हम इसको हमें आगे लेके जाना है। और ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में जो इसका क्या, जो इसका जो रियल जो इसका वो है, जो इसका इंटेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे अपने जो यहाँ हमारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं उनको कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी। ये देखिए, इस एनईपी में ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी पहले से ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, डिफरेंट। तो हमारे लिए शायद ये बहुत ही मील का पत्थर जो है ये साबित होगा। तो नाजरीन, प्रोफेसर साहब ने देखा आप किस तरह से उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें इतनी सारी बेशकीमती मालूमात दी है। और मैं भी यही कहूँगी आपसे कि एक बार हर स्टूडेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। उसमें स्टूडेंट्स के लिए कई विकल्प जो हैं वो दिए गए हैं। और मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और सर से ये सवाल पूछती हूँ, उनकी शख्सियत से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सर, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के आप डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं। आपकी वहाँ पर क्या कुछ मतलब अचीवमेंट्स रही हैं, और आपकी रहनुमाई में उन अचीवमेंट्स को आईपी यूनिवर्सिटी में किस तरह उसको मतलब लागू कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज कम टू यू फॉर अ मोमेंट एंड इट इज़ बेस्ट टू कैप्चर दोज अपॉर्चुनिटीज। तो शायद मैं जब यहाँ 80s में दिल्ली आया तो ये मौलाना आज़ाद में डेंटल का कोर्स शुरू हुआ था। एक छोटा सा विभाग के चंद कमरे थे, तो वहाँ से शुरू किया और धीरे धीरे ये लगा कि हमें बढ़ाना है। कि अगर आपने देखा होगा कि डेंटल एक ऐसा इशू है, ऐसा मुद्दा है कि हर आदमी जो है दांत के रोगों से परेशान है, और अस्पतालों में जो डेंटल एक छोटा सा सेक्शन होता है, जबकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमें बड़े लेवल पे हम कैसे ले जा सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर हमने वहाँ इसको अलग से मेडिकल कॉलेज से, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अलग करके एक इंस्टीट्यूट बनाया, जो मुझे लगता है कि शायद पूरे
भारत पूरे संसार में एक अलग ही टाइप का इंस्टीट्यूशन है। हाँ, इंडिया में तो पिछले 8-10 साल से नंबर 1 इंस्टीट्यूशन गिना जाता है, और मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे ये मुझे मौका मिला। भगवान का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इसको लीड करने के लिए। बट देखिए, कोई काम करते हैं तो उसका जो श्रेय है वो पूरी टीम को जाता है। सर, सरकार से आप पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आपका क्या नज़रिया है कि कुछ नया और ख़ास करने के लिए अवार्ड जो हैं वो कितने अहमियत रखते हैं? तो अवार्ड एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और अवार्ड एक रिकॉग्निशन। देखिए, आज कोई भी काम करता है तो शाबाशी सबको चाहिए जी। जब आपने देखा होगा कभी आपके कुलीग हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप ही हैं देखिए, आप इतना बढ़िया एंकर कर रहे हैं, और मैं कहूँ कि आप देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप और मन लगा के काम करेंगे। तो अवार्ड बहुत ज़रूरी हैं, ये मोटिवेटिंग है, और एक अपने आप को सेल्फ एश्योरिंग है कि आपको खुद को लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, और एक रिकॉग्निशन है एक्सेप्टेबिलिटी की भी, आप एक एक्सेप्टेड है जो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसी को हमने नज़र में रखते हुए यहाँ भी हमने बेस्ट टीचर अवार्ड और बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है। और जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए रिसर्च के लिए हम उनको एक फ़ंड देते हैं एवरी ईयर। तो इस तरह का ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, फैकल्टी को मोटिवेट कर सकती हैं। तो अवार्ड का जो वो है, अवार्ड एक किस्म का फ्यूल है, एनर्जी है, मोटिवेशन है, जो आपको अंदर से जो है अच्छा करने के लिए और उत्साहित करती है। एक आपको हौसला बढ़ता है, आप बढ़ चढ़ के अपनी बियॉन्ड योर ओन जो आपकी क्षमता है उसके बियॉन्ड आप जाके काम करना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है शाबाशी जो है, मैं तो कहूँगा अवार्ड एक शाबाशी है। शाबाशी है जी। सर, मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, सभी गुजर रहे हैं, 2 साल हो गया इस चीज़ को लेके। स्टूडेंट्स को, खासकर अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि घबराएं नहीं जी। देखिए, हम लोग कई बार क्या होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी है, फियर है, एक नी जर्क रिएक्शन होता है। कभी भी हमने देखा ना, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, तो घबराइए नहीं। देखिए, आप हिस्ट्री में देखें तो बहुत ऐसी विपत्तियां, आपदाएं, इस तरह की बहुत जो है समाज में बहुत सारी चीज़ें आई, और हम उन सब से उभर के आए। देखिए, कहते हैं ना कि रात के बाद दिन जरूर निकलेगा, है ना, एक ऐसी आशा है, और ऐसा होता भी है। तो ये समय है, थोड़ा समय सही नहीं है टाइम, बट ये गुजर जाएगा, और सिर्फ अपने आप का ध्यान रखें। देखो, हम समाज में रहते हैं तो हमारी ये कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी है, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, अपने प्रति। तो सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और ये जो नियम है इनको ताक में न डालें। देखो, हम लोग कई बार सोचते हैं अरे मुझे क्या होने वाला जी, मैं ऐसा कर लूँगा, पर मैंने देखा है बहुत बाद में पछताते हैं। तो ये समय जो है थोड़ी देर के लिए है, ये भी गुजर जाएगा, और आप सक्षम बने, और ये जो चैलेंजेस हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। और देखिए, आदमी जो है चैलेंजेस से ही टफन होता है जी। आपने देखा ना कि आप एक लोहे को जब आप उसमें भट्टी में डालते हैं, तपता है, उसको तभी वो फिर आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, उसमें एक क्षमता आ जाती है। तो ये चैलेंज है हमारे लिए, और इस चैलेंज को हमने बहुत इत्मीनान से और बहुत ही सूझबूझ से जो हमें इसको फेस करना है। पढ़ाई भी रहे, जिंदगी भी रहे, और समाज भी रहे, परिवार भी रहे। आप सब जो है एक पॉजिटिव, बच्चों में एक पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी से होती है। हम अपने आप को एक अच्छी सोच जो है वो रखनी है, और वो रखेंगे तो हम मुझे पूरा यकीन है कि हमें जो है हम काबिल होंगे। जो हमने जो सपने संजोए हैं, वो जरूर, जो हमारे मन में आशाएं हैं, सपने हैं,
जो हमने सोच है हमारी जी उसमें हम कामयाब हो गए। सर, हिंदुस्तान नौजवान हिंदुस्तान प्रोग्राम की टीम से आपने अपने इदारे को लेकर इतनी बेशकीमती मालूमात को साझा किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, उम्मीद है हमें पूरी कि हमारी ये आज की ख़ास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।